नमस्ते, मैं ईश्वर सिंह प्रजापति, रामगढ़ अलवर, राजस्थान से। मैं माटी कला का शिल्पी हूँ। यह कला मेरे परिवार में पिछले लगभग 15 पीढ़ियों से हो रही है। बचपन में मिट्टी से खेलते हुए हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे हमारा बचपन बीता तो यह एक कला के रूप में हमारे जीवन में आई। मैंने सोचा था कि मैं यह मिट्टी का काम नहीं करूँगा, लेकिन किसी सरकारी नौकरी में जाऊँगा। सरकारी नौकरी में मेरा राजस्थान पुलिस के लिए मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया और मैं दोनों बार फेल हुआ। उस समय मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यह जो विरासत है यह हमारे जीवन को आगे लेकर जाएगी। फिर हमने पूरी तरह इस काम में ध्यान दिया। हमने अभी तक का सबसे बड़ा काम एक वॉल म्यूरल बनाया है जो करीब 24 फीट लंबा है और 7 फीट ऊंचाई का है। NXT बेंगलोर में हमने वो इंस्टॉल किया है। हम नित चलते चलते मिट्टी के काफ़ी टुकड़े देखते हैं। कहीं ना कहीं उसमें बालू मिट्टी होती है, कहीं ना कहीं उसमें चिकनी मिट्टी होती है। हम चिकनी मिट्टी को उठाते हैं, उसको एक आकार देने के लिए उसे तोड़ते हैं, उसमें मार लगाते हैं। जिस समय मिट्टी का लोथा चाक पर आता है उस समय हमारे जो दिमाग के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भी आकार चल रहा होता है वह आकार हमें अपनी उंगलियों में पिरोना होता है। आज के टाइम पे मिट्टी के बर्तनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो चाहे आप हेल्थ के लिए देख लीजिए, चाहे आप घर को सजाने के लिए देख लीजिए। इसी दौर में चलते हुए काफ़ी लोगों ने जो है काफ़ी मशीनरी वाली चीज़ें बनाना चालू कर दिया है। मास प्रोडक्शन होने लग गया है इंडस्ट्रीज़ में। अगर आप वो हाथ से बनी कलाकृति को पहचानना चाहते हैं तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक उदाहरण है कि हाथ से बनी हुई चीज़ें कभी एक जैसी नहीं दिखेंगी। आप उनमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा ही। आप अगर 2 पीसेज एक साथ रख के देखेंगे तो आपको उनमें बदलाव दिखेगा, लेकिन जब आप मशीनों की बनी हुई चीज़ें देखेंगे तो आपको वह सारी चीज़ें एक जैसी एक फर्मे से निकली हुई दिखेंगी। हमारे जो ग्राहक हैं, कला को सहेजने वाले हैं, उनको एक बार सोचना चाहिए कि हस्तकला के लिए कभी मोल भाव ना करें, क्योंकि फाइनेंशियली अगर किसी भी कारीगर के लिए या किसी भी कलाकार के लिए कोई चीज़ है, उसके घर की रोजी रोटी है, तो वो है कला। नमस्ते, मैं ईश्वर सिंह प्रजापति, रामगढ़ अलवर, राजस्थान से। मैं माटी कला का शिल्पी हूँ। यह कला मेरे परिवार में पिछले लगभग 15 पीढ़ियों से हो रही है। बचपन में जब हमने इन कामों को होते हुए देखा तो शायद हमें नहीं था कि हम इस काम में इस तरह से आएंगे कि यह हमारी एक जीवन शैली बन जाएगी। बचपन में मिट्टी से खेलते हुए हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे हमारा बचपन बीता तो यह एक कला के रूप में हमारे जीवन में आई। हम पढ़ाई भी करते रहे, पढ़ाई के साथ साथ में हम मिट्टी से खेलते रहे। खेलते खेलते वह विरासत हमारे हाथों में इस कदर आई कि हमने उसे एक अच्छे आकार में बनाना सीखा। पढ़ाई में हम लोग जब आगे आए, पढ़ाई के साथ हम कॉम्पिटिशन्स में आना चाहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब हमने कॉम्पिटिशन्स देखे तो काफ़ी परेशानियां आई। मैंने सोचा था कि मैं यह मिट्टी का काम नहीं करूंगा, लेकिन किसी सरकारी नौकरी में जाऊंगा। सरकारी नौकरी में मेरा राजस्थान पुलिस के लिए मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया और मैं दोनों बार फेल हुआ। उस समय मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यह जो विरासत है यह हमारे जीवन को आगे लेकर जाएगी। फिर हमने पूरी तरह इस काम में ध्यान दिया। 2012 में मैं इस काम में पूरी तरह आ गया। इस काम को सीखने के लिए मेरे जो जीवन के मार्गदर्शक रहे, मेरे गुरु रहे, श्री स्वर्गीय फतेहराम प्रजापति जी। उसके बाद मेरे बड़े भैया रहे ओम प्रकाश गालव जी, अनिल कुमार जी। उन्होंने मुझे इस कला के बारे में सारी चीज़ें बताई कि इस कला को हम लोग कैसे सहेज सकते हैं। यह कला सिर्फ एक मिट्टी कला नहीं है, यह आपकी एक विरासत है और यह विश्व की सबसे पुरानी कला है जो सीधे माँ पृथ्वी की गोद से आती है। हमें वो चीज़ें समझ आई कि कला एक बहुत बड़ा संसार है। आप उसमें जितना अंदर घुसेंगे आप उसकी आत्मा को उतना जानेंगे। समय के अनुसार हर एक कला में बदलाव भी ज़रूरी है। माटी कला में आप सूक्ष्म से बड़े पीसेस तक में जो कुछ कर सकते हैं, जितनी भावनाएं डाल सकते हैं, वो एक
उस तरह का समंदर है जहाँ पर आप जितने भी जानवरों को देखेंगे वो कम है। ऐसे ही कला के अंदर जब आप आते हैं, कला में, मिट्टी में आप घर में काम आने वाली चीज़ें भी बनाते हैं, सजाने वाली चीज़ें भी बनाते हैं। रोज़मर्रा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी माटी कला से काम आती है। हमारी जो रामगढ़ की माटी कला है वह विश्वविख्यात है, क्योंकि अलवर ज़िले के अंदर रामगढ़ आता है और अलवर ज़िले की जो पॉटरी है वो कागज़ी पॉटरी के नाम से जानी जाती है। कागज़ी पॉटरी इसलिए जानी जाती है क्योंकि वह बहुत पतली लेयर में बनाई जाती है, बनी हुई मिट्टी की होती है, लेकिन जब उसे उठाते हैं तो वह कागज़ के जैसा फील आता है कि यह कागज़ से बनी हुई है, इतनी हल्की होती है। प्राचीन काल से जब अलवर के जितने भी पॉटर थे वो सारे लाइट वेट पॉटरी बनाते थे, पूरे भारत से अगर हम लोग देखते हैं। यह कला धीरे धीरे ख़त्म होती गई। आज के समय में हमारे परिवार ने इस कला को संजोए हुए है। हम 5 भाई हैं जो इस काम को निरंतर कर रहे हैं, इस कला को बचाए हुए हैं। हमारी विशेषता यही रही है कि हमारी जो कागज़ी पॉटरी है उसकी गुणवत्ता वज़न के हिसाब से, और जो हम लोग पकाई उसकी करते हैं वह पकाई बहुत नेचुरल तरीके से करते हैं सारी। और उसके अंदर जो कलर्स आते हैं वो सारे इतने अलग अलग कलर्स आते हैं और सारे नेचुरल होते हैं। ऊपर से हम किसी भी तरह का कलर, किसी भी तरह की ग्लेज अप्लाई नहीं करते हैं। वह इसकी खूबसूरती है। इसी के साथ हमारी रामगढ़ की जो माटी कला है वह अपनी अलग पहचान रखती है, अपने कलर की वजह से, अपने रंग रूप की वजह से। इसके बाद काम आ जाता है कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो लोग अपने घरों को सजाने के लिए अपनी डिमांड के हिसाब से काम कराते हैं। उनको जैसे उनके घर की थीम है हमें वैसा काम करना होता है, तो कई जगह हमें परेशानियां भी आती है, लेकिन हमें वो परेशानियां नहीं लगती। वह हमारे आगे के लिए जो दरवाजे हैं वो खुलने का एक आसार होता है। हम उन परेशानियों से निकलकर जो चीज़ें बना के लेके आते हैं वो हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा अनुभव रहता है। उस कला को आगे बढ़ाने के लिए, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जो अनुभव आए हैं हम उनको और भी अलग निखार देते हैं। किसी भी कला में किसी भी कारीगर को जितना तन मन से काम करना होता है वही एक असली कला है। इस कला में निरंतर हम लोग आगे बढ़ते रहे। मुझे इस कला में सन 2020 में यंग आर्टिज़न अवार्ड, जो कि क्राफ्ट काउंसिल इंडिया द्वारा दिया जाता है, वह मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद मुझे और प्रोत्साहन मिला, मुझे और कुछ आगे करने की प्रेरणा आई। उसके बाद मैंने सन 2021 के लिए अप्लाई किया। सन 2021 में मुझे भारतीय शिल्प संस्थान द्वारा सुरेश नियोटिया अवार्ड दिया गया, जो कि जयपुर में दिया गया। यह अवार्ड मिलने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं इस कला को एक अलग पहचान दिलाऊं, क्योंकि आज का समय डिजिटल समय है। डिजिटल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आधुनिक चीज़ों को काम में नहीं लेंगे, अगर आप पुश्तैनी चीज़ों से ही चलते रहेंगे तो शायद आज के इस मशीनी युग में, इस डिजिटलाइजेशन में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके लिए मुझे एक संस्थान से जुड़ने का मौका मिला जिसने मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया, जो कारीगरों को काफ़ी आगे ले जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। मैं उससे जुड़ा, उन्होंने मुझे काफ़ी अनुभव दिया और डिजिटलाइजेशन के हिसाब से मैंने सोशल मीडिया से अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू किया और मुझे उसमें इतना सक्सेस मिला कि मैंने सोचा भी नहीं था। इसी चीज़ के लिए मुझे 2025 के लिए डिजिटल आर्टिज़न अवार्ड ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया। वह मेरे लिए, मेरे रामगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात थी। इस कला को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर हमारे प्रयास रहेंगे। जैसा कि आज के युग में आर्किटेक्चर बहुत बड़ा कारीगरों के लिए बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म है। आर्किटेक्ट से हम लोग काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स के साथ मिलके काम करते हैं। आर्किटेक्ट्स हमें डिज़ाइंस दिखाते हैं, हम उनमें कुछ फेर बदल करते हैं, उनके अनुसार हम काम करते हैं। हमने अभी तक का सबसे बड़ा काम एक वॉल म्यूरल बनाया है जो करीब 24 फीट लंबा है और 7 फीट ऊंचाई का है। NXT बेंगलोर में हमने वो इंस्टॉल किया है। उस काम को करने के बाद हमारे पास काफ़ी काम आया, क्योंकि वह काम एक ऐसा काम था जो बहुत बड़ा चैलेंज था, एक समय के हिसाब से भी और एक साइज़ के हिसाब से भी। इस कला से जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण है,
क्योंकि यह कला एक ऐसी कला है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक काम देती है। इस कला को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। हम नित चलते चलते मिट्टी के काफ़ी टुकड़े देखते हैं। कहीं ना कहीं उसमें बालू मिट्टी होती है, कहीं ना कहीं उसमें चिकनी मिट्टी होती है। हम चिकनी मिट्टी को उठाते हैं, उसको एक आकार देने के लिए उसे तोड़ते हैं, उसमें मार लगाते हैं, उसके बाद उसे पानी में गलाते हैं। पानी में गलाने के बाद उसे एक जीवन मिलता है जिसे हम मिट्टी कहते हैं। उसके बाद हम मिट्टी को तैयार करते हैं, उसे पैरों से रौंदते हैं, हाथों से भी रौंदते हैं। उसके बाद समय आता है उसको चाक पर रखने का। जिस समय मिट्टी का लोथा चाक पर आता है उस समय हमारे जो दिमाग के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भी आकार चल रहा होता है वह आकार हमें अपनी उंगलियों में पिरोना होता है। और हमारे उंगलियों के इशारे से, जैसे हम किसी बच्चे को चलाते हैं, हम चाक के ऊपर उस मिट्टी को चलाते हैं। जैसे जैसे हम बच्चे को चलना सिखाते हैं वैसे ही हम मिट्टी को एक आकार देना शुरू करते हैं। उस मिट्टी को हम हॉलो करते हैं, उसके बाद उसको पुल करते हैं, उसके बाद हम लोग आकार देते हैं। अंत में जब वह पूरी तरह आकार में बदल जाती है तो वह आपके घर में सजने के लिए एक बहुत अच्छा कलाकृति बन जाती है। वह सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, वह हमारे जीवन की, हमारे अनुभवों की, हमारी साधना की एक मूर्त है। आज के टाइम पे मिट्टी के बर्तनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो चाहे आप हेल्थ के लिए देख लीजिए, चाहे आप घर को सजाने के लिए देख लीजिए। इसी दौर में चलते हुए काफ़ी लोगों ने जो है काफ़ी मशीनरी वाली चीज़ें बनाना चालू कर दिया है। मास प्रोडक्शन होने लग गया है इंडस्ट्रीज़ में। वह हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि हम उनसे लड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम हार भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास हमारे बुज़ुर्गों से मिली हुई एक विरासत है। हम उसको अपने हाथों में रखे हैं। हमारे हाथों की विरासत कोई छीन नहीं सकता। आज के समय में आप अगर किसी भी कलाकृति को पहचानते हैं, अगर आप वो हाथ से बनी कलाकृति को पहचानना चाहते हैं तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक उदाहरण है कि हाथ से बनी हुई चीज़ें कभी एक जैसी नहीं दिखेंगी। हाथ से बनी हुई चीज़ों में परफेक्शन नहीं होगा। आप उनमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा ही। आप अगर 2 पीसेज एक साथ रख के देखेंगे तो आपको उनमें बदलाव दिखेगा। लेकिन जब आप मशीनों की बनी हुई चीज़ें देखेंगे तो आपको वह सारी चीज़ें एक जैसी, एक फर्मे से निकली हुई दिखेंगी। हमारे लिए चैलेंज तो होता है, लेकिन समझने वाले, कला को समझने वाले, कला के कदरदान इस चीज़ को समझते हैं और पहचानते भी हैं। कहते हैं ना कि पारखी को परखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उनकी आंखें ही काफ़ी है। इस कला को आगे पहुंचाने के लिए हम लोग बड़े बड़े जो स्कूल हैं उनमें नर्सरी से लेकर के जो 8th क्लास तक के बच्चे होते हैं उनको हम लोग इस आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में जाकर बताते हैं कि यह हमारी कलाएँ कैसे है, यह कैसे बनता है और इसको आगे हमें क्या ज़रूरत है। उन चीज़ों को हम लोग बच्चों तक पहुंचाते हैं। वहीं पर हम लोग उनको एक डेमो क्लास भी देते हैं जिससे कि वह उसको सीखे तो नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो फील करे कि यह कला ऐसे बनाई जाती है, जिससे उनके दिल में उस कला के लिए एक रेस्पेक्ट बने। आगे जाकर हम लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, जो आर्ट इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें क्लासेस देते हैं। उनको किताबों से तो नॉलेज मिलती है, लेकिन जब तक चीज़ों को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ को समझना या पढ़ना एक तरह का एक सिक्के का एक ही पहलू है। जब तक आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक वह चीज़ें आपको जीवन में नहीं अपना सकते। हम उनको जाकर क्लासेस देते हैं, उनको हमारी जो अनुभव रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों के जो अनुभव रहे हैं और इस कला के अंदर जितनी भी तकनीकें यूज़ होती हैं, हम वो सारी चीज़ें उनको डीपली समझाते हैं कि यह चीज़ करने से इस कला में ये चीज़ें, इन चीज़ों का निखार आता है, इस तरह से करने से इन चीज़ों में हम ये इस तरह के डिज़ाइन डाल सकते हैं, इस तरह के कलर पैटर्न्स ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस तरह से कॉलेजेस में समझाते हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में एक कला को सिर्फ एक कला की तरह नहीं समझाया जाता है, उसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है ताकि यह कला एक बची रहे। बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा NID अहमदाबाद का, कि वहाँ पर से जितने भी सिरेमिक आर्टिस्ट निकलते हैं वो एक अपनी अलग पहचान रखते हैं इस क्राफ्ट के लिए, इस आर्ट के लिए, क्योंकि वह खुद ग्राउंड पर जाकर पॉटर्स के साथ बैठकर दिन और रात को काम करते हैं और वह डीपली इन चीज़ों को समझते हैं। इस काम को करते करते कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे दिमाग में वो चीज़ें ना आई हो जो हमारे बुज़ुर्गों के दिमाग में आई हो।
मुझे इस काम को करते-करते एक बार हमारे जो बड़े भैया हैं उन्होंने बोला कि मैं एक छोटा-सा पीस बना रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ईश्वर ये क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि मैं एक पेंडेंट बना रहा हूँ और इसको मैं मॉडर्न तरीके से बनाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि मॉडर्न तो तुमने कर दिया, लेकिन इसमें अपनी झलक भी एक दिखाई है। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि जो हमारी विरासत है, वो एक पीस के अंदर झलकनी चाहिए, सिर्फ़ मॉडर्न नहीं होके ये हमारी एक विरासत, ये हमारा एक ट्रेडिशन, एक आधुनिक युग से जुड़ना चाहिए। मेरे जीवन में मैंने इस चीज़ को गाँठ लगाई और आज जो मैं काम कर रहा हूँ, वो इन दोनों का समावेश है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम एग्ज़िबिशन्स में अपना आर्ट वर्क सेल करते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमारी कला का बहुत एप्रिशिएट करते हैं, हमारे काम को एप्रिशिएट करते हैं। और जब बात आती है दाम की, तो असल में हाथ के बने काम के लिए दाम ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा नहीं, हम थोड़े से ज़्यादा कहेंगे, क्योंकि जब हाथ से चीज़ें बनती है तो उसके लिए उसके परिवार का बहुत सारा समय जाता है, तब जाके एक चीज़ निकल कर आती है। वहाँ पर हमें लगता है कि कहीं न कहीं इसके लिए भी हमारे जो ग्राहक हैं, कला को सहेजने वाले हैं, उनको एक बार सोचना चाहिए कि हस्तकला के लिए जो है कभी मोल-भाव ना करें, क्योंकि फाइनेंशियली अगर किसी भी क कारीगर के लिए या किसी भी कलाकार के लिए कोई चीज़ है, उसके घर की रोज़ी-रोटी है, तो वो है कला, वो है उसका क्राफ़्ट। तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पर भी आपको क्राफ़्ट दिखे, आपका क्राफ़्ट खरीदने का मन करे, तो कृपया वहाँ पर प्लीज़ मोल-भाव ना करें, क्योंकि वहाँ पर अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए मोल-भाव करते, तो वह सिर्फ़ एक प्रोडक्ट के लिए मोल-भाव नहीं है, वह उस प्रोडक्ट के लिए दिए गए उस कलाकार के समय का मोल-भाव है। हम लोग काम करते-करते बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें भी बनाते थे, लेकिन बड़ी चीज़ों के साथ छोटी चीज़ें बनाना भी हमें पसंद है, क्योंकि आजकल घरों में जितनी जगह है उस हिसाब से हमें अपने काम में बदलाव भी करने पड़े हैं। मिनिएचर पॉटरी हम इस समय कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारी पहचान है वो कागज़ी पॉटरी और मिनिएचर पॉटरी की वजह से है। मिनिएचर पॉटरी में मेरा जो सबसे पसंदीदा पीस है, वो मैंने बनाया है एक माचिस की तीली के ऊपर मैंने 10 मटकियों को रखा है, जो कि चाक पर बनी हुई है। अगर आप उसकी कीमत का आंकलन करेंगे, तो उन 10 मटकियों की कीमत में आप बड़ी हज़ार मटकियाँ खरीद सकते हैं। लेकिन वह 10 मटकियाँ बनाने के लिए मेरे जीवन में मुझे जितना अनुभव चाहिए था, वह अनुभव भी मुझे कम लगा जब मैंने उस आर्ट पीस को बनाया। ये वाले जो आर्ट पीस है, ये मैंने 10 ही बनाए हैं और जीवन में मैं इन आर्ट पीसेस को और नहीं बनाऊँगा। यह मेरी एक श्रृंखला है कि 10 मटकियाँ एक माचिस की तीली पर। माचिस की तीली पर रखने का भी इसका एक उद्देश्य है, क्योंकि माटी का अस्तित्व होता है आग से और आग आती है माचिस की तीली से। तो मैंने माचिस की तीली को उसकी लाइफ़लाइन बनाया है कि यह इसकी लाइफ़लाइन है, जिसकी वजह से इसका अस्तित्व है। जो हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं और जो मशीन के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, उन दोनों में अगर आपको किसी भी तरह का अंतर पहचानना है, अगर आपको लगता है कि यह हैंडमेड नहीं है, तो आपको सबसे पहली तो पहचान उसकी रहेगी कि आप मोल्ड कास्टिंग में हमेशा एक हल्का-सा आपको जॉइंट दिखेगा, आपको वो जॉइंट देखना है जहाँ पर दोनों पीसेस को एक जगह कास्ट किया गया है। उसके बाद कई जगह है जो काफ़ी फिनिशिंग के साथ वो लोग उस जॉइंट को ख़त्म कर देते हैं, उसकी आवाज़। आप आवाज़ से भी पहचान सकते हैं कि यह हैंडमेड है या मशीन मेड है। तीसरी चीज़ है कि उसके अंदर की जो फिनिशिंग है। जब भी आप कोई हैंडमेड चीज़ खरीदते हैं, तो उसके अंदर की तरफ उँगलियों के हल्के निशान आपको मिलेंगे, जो हैंडमेड प्रोडक्ट के अंदर 100% है मिलना। आप उनको कैसे भी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जब आप मोल्ड कास्टिंग या मशीन मेड की तरफ जाते हैं, तो जैसा सरफ़ेस आपको बाहर दिख रहा है, ऐसा ही सरफ़ेस आपको अंदर से दिखेगा, तो आप समझ जाइए कि यह प्रोडक्ट मशीन मेड है। कई बारी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो सोचते हैं कि कितने दिन ये चलेगी या कितने दिन नहीं चलेगी। मिट्टी कभी ख़राब नहीं होती है, मिट्टी इको फ्रेंडली होती है। मिट्टी के अगर पीसेस को आप गिराकर तोड़ोगे तो वो पीसेस टूटेंगे, अदरवाइज़ वह बहुत लंबे समय तक चलते हैं। हम लोग मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो हज़ारों साल पुराने मिट्टी के पीसेस अभी तक भी ज़िंदा निकले हैं। हम अपनी कलाकृति बनाने के लिए 4 तरह की मिट्टी काम में लेते हैं। पहली मिट्टी आती है तालाब से, दूसरी मिट्टी आती है खेत से, तीसरी मिट्टी आती है नदी के किनारे से और चौथी मिट्टी आती है पहाड़ों से। इन मिट्टियों को हम एक रेशियो में लेते हैं और उसकी मात्रा मिलाने के बाद हम इसको सुखाते हैं।
सुखाने के बाद इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उन टुकड़ों को तोड़ने के बाद इसको पानी में गलाते हैं। पानी में गलाने के बाद उसको 12 घंटा के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद उस मिट्टी को हम कपड़े से छानते हैं। कपड़े से छानने के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक उस मिट्टी को हम एक गड्ढे के अंदर छोड़ते हैं जिसमें तिनका और मिट्टी कुछ ना जाए, इससे उसको कपड़े से कवर कर देते हैं। उस मिट्टी का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा निकल जाता है। मिट्टी के एक पाउडर हम लोग बनाते हैं, जो उसको और हार्ड करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। यह प्रोसेस 7 दिन बाद होता है। उसके बाद हम इस मिट्टी को लेकर उस पाउडर को मिलाकर उसके बड़े-बड़े जो है एक बॉल्स बना लेते हैं। उसके बाद उनको कम से कम 15 दिन के लिए स्टोर किया जाता है, जिससे कि उसमें जो पाउडर मिलाया है वह भी उस मिट्टी में एक तरह से मर्ज हो जाए कि उसमें अलग से वो पाउडर ना दिखे। उसके बाद उस 15 दिन बाद उस मिट्टी को लेकर के और उसको पैरों से रौंदा जाता है। पैरों से रौंदने के बाद कम से कम 4 बार वह प्रोसेस होता है कि 4 बार हमें वो पैरों से रौंदना होता है ऊपर-नीचे करके। उसके बाद मिट्टी के अंदर स्ट्रेंथ बनती है, मिट्टी के अंदर लोच बनती है, जिससे कि वह चाक पर अच्छे से चल सके। लेकिन काम यहीं पर पूरा नहीं होता है। पैरों से रौंदने के बाद उसको 2 दिन के लिए फिर स्टोर किया जाता है। 2 दिन के स्टोर के बाद उसको फिर हाथों से वेज किया जाता है। उसके बाद हमें जितनी मिट्टी जिस कलाकृति को बनाने के लिए चाहिए, उतनी मिट्टी लेकर के हाथ से वेज करके फिर वह मिट्टी चाक पर जाती है। उसके बाद हमारे हाथों का काम चालू होता है। भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, लेकिन जो हमें स्कीम्स चाहिए होती हैं, वह स्कीम कहीं न कहीं एक वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है कि जिस तरह की चीज़ें हमें ज़रूरत चाहिए। हमारे काम के लिए अभी भारत सरकार ने एक नया पोर्टल बनाया, विश्वकर्मा योजना। उसमें काफ़ी सारे टूल्स भी वितरित किए, लेकिन उसमें जो है बहुत सारे लोग ऐसे रह गए कि वो उस योजना का फ़ायदा ही नहीं उठा पाए। कहीं न कहीं इंटरनेट की कमी रही, तो कहीं न कहीं उन लोगों की नॉलेज की कमी रही कि वहाँ तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाई। जैसे हम लोग राशन कार्ड बनाने के लिए घर-घर जाते हैं, वैसे इन स्कीम के लिए जिन लोगों के आपने आर्टिज़न कार्ड बनाए हुए हैं, कम से कम वहाँ तक तो पहुँचे कि उन लोगों तक ये नॉलेज पहुँच पाए। बहुत सारे लोग हैं जो अ, अपना साइन तक करना नहीं जानते, सिर्फ़ अंगूठा लगाकर ही काम करते हैं। वो इंटरनेट पर वो चीज़ें कहाँ पर खोजेंगे? तो हमें कहीं न कहीं सरकार की यह कमी लगती है कि इस तरह की योजनाओं को कम से कम उन कारीगरों के घरों तक तो ऐसे पहुँचाए जैसे कि आपने और चीज़ों को पहुँचाया है। इसके बाद हम जिस तरह की काम करते हैं, उस तरह के काम के लिए पॉल्यूशन से बचने के लिए लोग हैं जो भट्टियों को एक इलेक्ट्रॉनिक किन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, गैस फर्नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उससे धुआँ नहीं निकलता है और पर्यावरण वातानुकूलित भी वो होती है। और इसके लिए हमें गवर्नमेंट से कुछ है जो मदद चाहिए होती है, तो इसके लिए भी कम से कम कुछ स्कीम गवर्नमेंट निकाले कि हम जो कारीगर हैं, वो एक अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट आगे दे पाएँ। मेरी तरफ से भारत के जो भी नागरिक हैं, उन सबको एक ही संदेश है कि आप किसी भी कला से जुड़ें, उस कला को समझें, उस कला को आगे बढ़ाने के लिए उस कारीगर का मनोबल बढ़ाएँ, ना कि मनोबल तोड़े। इस कला को आप अगर किसी मुकाम तक नहीं पहुँचा सकते, कम से कम आप उस कारीगर के साथ तो चल सकते हैं जो इस कला को बचाए हुए हैं। हर जगह छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, एक छोटी-सी दुकान में भी आपको एक क्राफ़्ट दिखेगा, एक बहुत बड़े शोरूम में भी आपको एक क्राफ़्ट दिखेगा। कहीं न कहीं आप एक क्राफ़्ट खरीदते हैं तो एक कला को बचाते हैं। यूथ आज के टाइम पे कला के लिए बहुत अग्रसर है, कला को समझता है, लेकिन सिर्फ़ एक कीमत की वजह से कदम पीछे हटा लेता है। किसी ने बहुत सही कहा है कि पतंग को पता है कि हम कटेंगे, लेकिन आसमान छूने की ख्वाहिश वो भी रखती है। तो कहीं न कहीं आप भी इसी कड़ी में जुड़े हुए हैं, भारत की कला को बचाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस काम को करते-करते हमारे परिवार में काफ़ी खुशियाँ थी। वो सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन एक समय आया कि सिर्फ़ भारत ही नहीं, पूरा देश एक जगह थम गया, जिसे हमें कोरोना समय निकला। लॉकडाउन के टाइम पे जो भी कारीगर थे, सबको इतना हताश कर दिया कि कहीं न कहीं हम अपने परिवार की रोज़ी-रोटी कैसे चलाएँगे? आने वाला समय कैसा होगा? हम सिर्फ़ एक कला के ज़रिए अपने परिवार का पालन-पोषण कैसे करेंगे?
तब जाके हमें कहीं न कहीं लगा कि हमें कुछ और करना चाहिए, इस कला को तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें कुछ और काम करना चाहिए कि कम से कम अपने परिवार की रोज़ी-रोटी तो चले। लेकिन उस कोरोना काल में हमें एक चीज़ सीखने को मिली, जो था सोशल मीडिया। उस कोरोना काल में हमने सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया और आज हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो ऑर्डर मिला, वो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू मिला। मैंने आपको जो बताया 24 फीट बाई 7 फीट का जो वॉल म्यूरल्स का हमारा काम था, हमारा सबसे बड़ा इंस्टाग्राम का ऑर्डर था। इसी जर्नी में चलते हुए जो सोशल मीडिया है, डिजिटलाइज़ेशन है, मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू हमें हमारा काम में कितना जो है आगे तक जाने का मौका मिला। एक प्लेटफ़ॉर्म ने सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ को हमें समझाया। सोशल मीडिया से हमने काम करना सीखा, सोशल मीडिया से हमने पैसा कमाना सीखा, सोशल मीडिया के थ्रू हमने अपनी कला को लोगों तक पहुँचाया। एक समय ऐसा था कि हम खुद जाकर अपनी कला को प्रदर्शित करते थे एक प्रदर्शनी के रूप में, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग आ जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लोग आ जाते थे। 10 दिनों का हमारा समय बिगड़ता था, लेकिन हम उतने लोगों तक अपनी कला को नहीं पहुँचा पाते थे। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बना कि हम अपना 4 घंटे का काम 15 सेकंड में दिखाएँ और कम से कम 15 करोड़ लोगों को दिखाएँ। ऐसा एक समय आया जिसने हमें एक सीख दी और हमारा मनोबल बढ़ाया। भारत के हुनरमंद कलाकारों को जेएचएस टॉक शो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है कि अपनी कला के बारे में लोगों तक अपने विचारों को साझा करे और यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में एक कला को सहेजने के लिए कोई तो काम कर रहा है, हमारी भावनाओं को समझने के लिए कोई तो काम कर रहा है, इस कला को आगे बढ़ाने के लिए कोई तो काम कर रहा है। जेएचएस टॉक शो के थ्रू मैं आप तक जो अब हमारी बात पहुँचा रहा हूँ, इसके लिए जेएचएस टॉक शो का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।